इस बार आपको देखकर क्या लग रहा है कि बिहार क्या उतना ही प्यार करता है अभी भी नरेंद्र मोदी को जितना उन्होंने 2019 में जताया था? ना, नहीं उतना प्यार अब नहीं करता है, उतना भी खराब नहीं हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि 30+ तो मिलना ही मिलना है। ओके। लेकिन सीटबैक होगा इनको 8-10 सीट का जो 8-10 सीट का हो सकता है। ओके। अब उसको हम लोग बिहार में इस तरह से कहते हैं कि बंदूक का लाइसेंस लेना है तो आवेदन करो तोप के लिए। तो और यहाँ पे जातियों का जातिवाद मतलब होता है, कैसे वोटिंग होती है? क्योंकि उसी पे सारा चुनाव रहता है, ऐसा सुना है हमने। जितने लोगों से मिली 70% लोग ऐसे थे जिनके लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार थी। क्या इस चुनाव में रोजगार मुद्दा है? ऐसे बता दें कि कोई 17 साल से जेल में है, कोई 10 साल जेल में रहकर आया है, कोई 5 साल में, तो ऐसे कैंडिडेट्स लोग पसंद करते हैं क्या? करप्शन पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं हो पाया। इस कार्यकाल में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, माने करप्शन बहुत बढ़ गया है। क्या ऐसा हुआ इतने समय में कि हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं बिहार में कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, लोग पलायन करते हैं। बिहार कहाँ पीछे छूट गया? बहुत पीछे छूट गया। उनके बाद जो है कोई वैसा यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं मिला जो बिहार में और बिहार के विकास के बारे में सोचे। और रोड शो मुझे लगता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटे का हुआ। और हमारे ऑफिस का बिजली 4 दिन तक कटा रहा। उसके बाद नीतीश कुमार विशुद्ध पॉलिटिशियन बन गए और उनके शरीर में प्रधानमंत्री बनने की माने एक प्रेत घुस गया, ऐसा समझ, आत्मा का जोखी कहिए कि जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहीं से वो डिरेलमेंट उनका शुरू हो गया। मलाह जात के हम लोग हैं, लेकिन अगर वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दिए तो हम लोग का राशन बंद हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग? मुफ्त में जो राशन मिलता है। तो चाचा मतलब नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ था उसके बाद गंगा में कुछ हुआ बदलाव? कुछ नहीं हुआ, अभी वो तो अधूरा है सब। अच्छा। क्योंकि 14 वाला जो चुनाव था वो तो कांग्रेस के खिलाफ भी एक आक्रोश था, उसको हटाना था। और एक फेस मिल गया था नरेंद्र मोदी, लगा लोगों को कि ये हमारे राष्ट्र के लिए बढ़िया है। दोनों बात थी। नमस्कार। बिहार को समझना है और अगर मैं गुजरात से आकर सीधा पटना में लैंड होकर अपने उस दृष्टिकोण से बिहार को या उसकी राजनीति को समझने की कोशिश करूंगी तो मैं जरूर गलतियां करूंगी। और इसीलिए हो सके उतना तटस्थ दृष्टिकोण लाकर बिहार को, बिहार की राजनीति को, बिहार के मुद्दों को और इस चुनाव को सबको साथ में समझना है। और इसीलिए यहाँ पर बिहार में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार करैया जी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। शुरुआत तो मुझे उस चीज़ से करनी है कि मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको बहुत एकदम फेयर तरीके से बताती हूँ कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि भारत का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाणक्य से लेकर अशोक से लेकर सब कुछ यहीं पर है, ऐसा हम जहाँ तक पढ़ते आए हैं उतने तक सुना है। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद का बिहार देखते हैं तो फिर पहला प्रश्न मन में ये होता है कि जिसका इतना गौरवान्वित इतिहास रहा हो, क्या ऐसा हुआ इतने समय में कि हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं बिहार में कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, लोग पलायन करते हैं। बिहार कहाँ पीछे छूट गया? बहुत पीछे छूट गया। लीडरशिप, वैसा पॉलिटिकल लीडरशिप, चूंकि आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत समझदार पॉलिटिकल लीडरशिप का होना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि यहाँ सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, विजनरी आदमी थे। उनके बाद जो है कोई वैसा यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं मिला जो बिहार में और बिहार के विकास के बारे में सोचे।
और कोई मजबूत सरकार भी नहीं मिली। सरकार गठबंधन, ज्यादातर गठबंधन की सरकारें रही, मजबूत चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। कांग्रेस के आप देखिएगा तो कांग्रेस ही करा था 90 से पहले तक, तो कांग्रेस की सरकार भी जो थी तो 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर बदल जाते थे। टोटल कंट्रोल जो होता था वो दिल्ली के हाथ में रहता था, कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में होता था। विजन वो नहीं था। जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो पार्टी के प्रति ज्यादा समर्पित थे, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, उसके लिए ज्यादा चिंतित और समर्पित थे, बशर्ते कि बिहार को हम बनाएं। सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक उनमें यही रहा। श्री कृष्ण बाबू जो थे वो आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए नेता थे और एक समझ थी उनके, या उनके जो जूनियर थे अनुग्रह नारायण सिंह। एक किस्सा मैं आपको, मैंने ये सब लोग जानते हैं, मान लीजिए दोनों चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ते थे दूसरे के खिलाफ। जब विधायक चुनकर के आ जाते थे तो विधायकों के बीच में होता कि भाई कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो श्री कृष्ण सिंह भी सीएम पद के लिए, अनुग्रह नारायण सिंह भी। तो हर बार श्री कृष्ण सिंह जीत जाते थे और जीतने के बाद जो है वो अनुग्रह नारायण सिंह के घर जाते थे और कहते थे कि जब तक से आप हमारे कैबिनेट में नहीं रहेंगे मैं ओथ लूंगा ही नहीं। आप समझिए, फीलिंग समझिए, भावना समझिए, समर्पण समझिए बिहार के प्रति। बिहार हम मिलकर, जब आप नहीं रहेंगे तो बिहार हम बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप जब उनके काल में जाइएगा तो देखिएगा कि बिहार कितना शुरुआती दौर में अच्छा हुआ। यहाँ कई फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात हो या फिर जो इंडियन ऑयल वाला जो था उसकी बात लाने की बात हो, तो उन्हीं के कार्यकाल में बना। बाद में वो पॉलिटिक्स केवल होने लगा, बिहार के विकास की बात हुई नहीं। लालू प्रसाद यादव, फिर उसके बाद 90 के बाद तो फिर लालू प्रसाद यादव आ गए। 15 साल लालू प्रसाद यादव, बिहार में की कैसे विकास हो इस पर नहीं सोचा उन्होंने। हाँ, वो गरीबों को आवाज दिया उन्होंने, ये बात सही है। लालू प्रसाद यादव के वक्त जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग थे, जो गरीबों के खिलाफ बहुत कुछ किया करते थे, उस कंट्रोल लाया लालू प्रसाद यादव ने, वॉइस दिया। लेकिन डेवलपमेंट जो बिहार का जैसा चाहिए सोचते भी नहीं थे, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि मैं तो वो कालखंड भी देखा हूँ, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ 86 से, तो आई हैव सीन दैट कि कैसे पलायन, उनके कार्यकाल में पलायन यहाँ से बहुत हुआ। क्योंकि गवर्नेंस नाम का कोई चीज नहीं था। 90 के बाद आप देखेंगे कि हालांकि पलायन ऐसा नहीं, पहले भी पलायन होता है, और ये लोग ज्यादा कि भाई हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं। लेकिन हाँ, क्यों, और ये बात भी बताई जाती है कि जो भी रिसोर्सेज थे तो समंदर वाला जो एरिया था वो उड़ीसा में चला गया बहुत पहले, खनिज वगैरह जो था वो झारखंड में चला गया। लेकिन उसके बाद भी बिहार में शायद संभावनाएं थी, लेकिन सरकारें उस पर काम नहीं कर पाई, मैं जितना समझ रही हूँ उतने। भाई कहाँ, बात सही का, हरियाणा में कहाँ समुद्र है? हाँ, पंजाब में समुद्र है क्या? नहीं ना, नहीं है। लेकिन वहाँ के जो लीडरशिप रहा बहुत कुछ किया। हाँ, विजन तो रहता है एटलीस्ट उनके पास कोशिश करते हैं। साथ में जो कि पड़ोसी राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश भी हम जाते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले दिखता है सर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। गरीबों के आवास से लेकर उनको राशन मिलने से लेकर उनकी समस्याएं भी मायने रखती है, लेकिन जब भी कोई आदमी बाहर से आता है तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। अभी जैसे पटना में बहुत सारे लोग ऐसे कंपैरिजन करके बता रहे थे, जो बीजेपी सपोर्टर थे, हालांकि वो बता रहे थे कि ब्रिजेस बन रहे हैं या अच्छा हो रहा है, तो कंपैरेटिवली अच्छा हो रहा है, अभी शुरुआत हुई है क्या? देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम होता है यहाँ ज्यादा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम से रोजगार बहुत ज्यादा नहीं आप दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम से अब आप यही से समझिए, जो भी बिहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र कितना विकास किया है बिहार, छोटा सा एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का रोड शो हुआ, पहला प्रधानमंत्री थे देश के जो बिहार के पटना में रोड शो किया उन्होंने। और रोड शो मुझे लगता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटे का हुआ। हाँ। और हमारे ऑफिस का बिजली 4 दिन तक कटा रहा, नेटवर्क 4 दिन तक बाधित रहा। इस क्यों भाई? अब तो बिजली जो पोल जो है, जो तार वायर है, ठीक से नहीं लगाया गया है। ऐसा सुना है आपने? आपके यहाँ होता है क्या गुजरात में? कभी नहीं होता ऐसा। तो ये किसका दोष है? ये सरकार का, हम एडमिनिस्ट्रेशन का है। हाँ। और उस एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार कंट्रोल करती है। कंट्रोल नहीं है। तो 5 साल जो नीतीश कुमार का रहा, 5 से 10 तक वो डेवलपमेंट हुआ, उसी में टर्निंग अराउंड हुआ उसमें। उसके बाद नीतीश कुमार विशुद्ध पॉलिटिशियन बन गए और उनके शरीर में प्रधानमंत्री बनने की माने एक प्रेत घुस गया ऐसा समझ, आत्मा का जोखी कहिए कि जहाँ के प्रधानमंत्री हम, वहीं से वो डिरेलमेंट उनका शुरू हो गया। और डेवलपमेंट से ज्यादा वो पॉलिटिक्स पर शिफ्ट कर गया और मामला बिगड़ते चला गया। नहीं तो चूंकि आप 5 से पहले नहीं आई हैं। नहीं आई, मैं कभी नहीं है, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। अब तो काफी आप गुजरात चुकी रही हैं, तो गुजरात जैसा तो नहीं है। हम लोग तो दोनों देखे हैं ना, तीनों देखे हैं, कांग्रेस का भी देखे हैं। कुछ था ही नहीं, मैंने कुछ था ही नहीं। डर का माहौल रहता था। अभी तक मैं हो सकता है कि बंद उन करके खुलता ही नहीं, पहले तो बंद उन करके चला गया होता। अच्छा। फिर साइकोसिस हमेशा रहता था। ये ईमानदारी की बात है, मैंने जो मैं बता रहा हूँ। डर का माहौल रहता था। नीतीश कुमार ने ये समाप्त किया। रोड गांव-गांव तक बनवाया, बिजली गांव-गांव तक चली गई, कंस्ट्रक्शन का खूब काम हुआ। वही कंस्ट्रक्शन जो है ना, वही आप देखिएगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगा। तो 2 माने यही है, इसीलिए ज्यादा लोग पलायन करते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पटना जंक्शन पे बात करना शुरू किया, पहला लड़का जो मुझे मिला वो जाने वाला था भरूच, अहमदाबाद के पास, गुजरात में जाने वाला था। मैंने बोला क्या करते हो वहाँ पे? तो उन्होंने बोला एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। जितने लोगों से मिली 70% लोग ऐसे थे जिनके लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार थी। क्या इस चुनाव में रोजगार मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, और उसी मुद्दे को पकड़ लिया है तेजस्वी यादव ने। और वह मुद्दा जो है परेशान भी कर रहा है एनडीए को, एनडीए नेतृत्व को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किए, वहां पत्रकार नौजवानों से जो सवाल कर रहे थे कि आप आए हैं नरेंद्र मोदी, तो हाँ आए हैं। मुद्दा आपके पास क्या है? तो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार के लिए हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। मैंने भी अपने 5 पत्रकारों को भेजा था अपने यहाँ से। लोगों ने किया, बोल रहे थे कि हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव को देंगे, इसलिए कि रोजगार की वो बात करते हैं। रोजगार दिया भी उन्होंने 17 महीने जो ये रहा नीतीश के साथ, टीचर्स की। लेकिन तब है कि देश का सवाल है, देश के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी को देंगे। इतना एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए देश को, और अभी आज के तिथि में इनसे मजबूत किसी भी दल में कोई नहीं रहता है। तो बेरोजगारी तो मुद्दा है, उस मुद्दे पर खींच करके तेजस्वी रोज उधर तो 10 सवाल पूछते थे प्रधानमंत्री से कि आप आइए, रोजगार पर आइए। और जब तेजस्वी यादव का जो मीटिंग हो रहा है, जो सभाएं हो रही हैं, उसमें स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रही है, और सारे वर्ग, सारे जात के लोग, खासतौर से नौजवान आ रहे हैं। और वो जो एक बात जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मैं विधानसभा चुनाव के समय में ये कहता था कि 10 लाख नौकरी दूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद,
पहला कलम वही होगा, दस्तखत करूंगा 10 लाख। तो चाचा जी, चाचा मतलब नीतीश कुमार, हाँ। कहते थे कि पैसवा कहाँ से लाएगा, पैसवा अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से पैसे नहीं है। वही नीतीश कुमार जी अब कहते हैं कि हमने नौकरी दिया। जब मैं कहता हूं कि मैंने 5 लाख नौकरी दी तो वो क्रेडिट लेते हैं, तो पैसवा कहाँ से आ गया। तो ये कन्विंसिंग लगता है उन लोगों की, बात तो सही कह रहा है भाई। तो समझ बात, वहां पर ये लोग डिफेंसिव हैं। आज के तिथि में बिहार में वो ऑफेंसिव है, अकेले घूम रहा है हेलीकॉप्टर से। उसके साथ केवल एक मुकेश सहनी रहते हैं, तो मुकेश सहनी को मित्र चाहिए बतियाने उतियाने के लिए, या मछली उछली खाने के लिए मुद्दा बनाने के लिए देश का। तो लेकिन अकेले वो लड़ रहे हैं और ऑफेंसिव है वो, और ये सारे लोग डिफेंसिव है। तो मैंने भी सुना कि लालटेन के बारे में बात तो कर रहे हैं लोग, ज्यादा कर रहे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन 2019 के नतीजे देखते हैं। अगर बीजेपी को 400 पार या फिर बहुत ज्यादा बहुमत लाना है तो बिहार यूपी को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे जो पिछला प्रदर्शन था वो उनको उसका पुनरावर्तन करना ही पड़ेगा। इस बार आपको देखकर क्या लग रहा है कि बिहार क्या उतना ही प्यार करता है अभी भी नरेंद्र मोदी को जितना उन्होंने 2019 में जताया था? नहीं, उतना प्यार अब नहीं करता है। अच्छा। हाँ, उतना प्यार नहीं करता है अब। देखिए उसमें कई सवाल हैं। पहले तो बेरोजगारी वाला है ही। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वही वोटर हैं, यूथ जो है बेरोजगार। इसके बाद और जो नौकरी वाला बोल चुके हैं क्या क्या, उसको लेकर के आज भी डिस्कस करते हैं, जिसको तेजस्वी यादव सुनाते भी हैं कि देखिए 14 के चुनाव में ये क्या बोलते थे। वो पहले उसी को सुनाते हैं और इसके बाद वो भाषण शुरू करते हैं। लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि 14 वाला जो चुनाव था वो तो कांग्रेस के खिलाफ भी एक आक्रोश था, उसको हटाना था। और एक फेस मिल गया था नरेंद्र मोदी, लगा लोगों को कि ये हमारे राष्ट्र के लिए बढ़िया है। दोनों बात थी। 19 में पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, वो था। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है। इस बार एक कारण और है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं 39 आउट ऑफ 40 जीते थे ये। कांग्रेस से किशनगंज की सीट ले गई थी। इन्होंने बदला भी नहीं, 2-4 बदल दिए। एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत है, चाहे इनके कैंडिडेट्स हो, जेडीयू के कैंडिडेट्स हो, लोजपा तीसरा सहयोगी जो, तो वो तो अपने केवल खड़े हैं, और एक वीणा देवी हैं, उनको हाजीपुर और जमुई वाला। नहीं, हाजीपुर और वैशाली में। ओके। जमुई में तो उन्होंने अपने बहनोई को दिया। खगड़िया में भी उन्होंने बदल दिया। नवादा इनको मिला नहीं, तो 5 ही सीट मिली इनको। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जबरदस्त रूप से है। लेकिन तब है राष्ट्र का सवाल है, प्रदेश का, मोदी को वोट देना है। हाँ, मोदी को वोट देना है। तो पिछला प्रदर्शन क्या कायम रहेगा इस बार बीजेपी का? मुझे नहीं लगता है कि पिछला प्रदर्शन कायम रहेगा, लेकिन उतना भी खराब नहीं हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि 30+ तो मिलना ही मिलना है। ओके। लेकिन सीट बैक होगा इनको 8-10 सीट का। 8-10 सीट का हो सकता है। ओके। तो उस हिसाब से तो मतलब हम जब 400 पार की उसका गणित लगाते हैं, तो अगर बिहार पूरा देता है, यूपी पूरा देता है, गुजरात पूरा देता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह पे उतना जबरदस्त रहता है जितना 19 में था, और साउथ में मिलता है, तो ही 400 पार वाला गणित हो सकता है। बाकी तो 400 पार तो आने का सवाल नहीं है। ये तो वो लोग भी, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, वो भी बताते हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल जो है गेम है पूरा। पूरा गेम है। 400 पार, अब की बार 400 पार। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, 400 पार लक्ष्य बड़ा रखिए, पार तो हो ही जाएंगे, बहुमत चाहिए। अब उसको हम लोग बिहार में इस तरह से कहते हैं कि बंदूक का लाइसेंस लेना है तो आवेदन करो तोप के लिए। तो बिहार में है। और एक नेता कांग्रेस के थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने आवेदन भी किया था। अच्छा, तोप के लिए।
तो वहीं से चला भी। तो कलेक्टर ने पूछा कि तोप हम लोग देते हैं, तो हजूर तोप का इसलिए कि ये कम से कम बंदूक का तो मेरे तो ये है, तो वही है। लेकिन बहुमत तो मिलेगा ही कांग्रेस को, जितना पहले भाजपा में था भाजपा को, जितना पहले था उतना मुझे लगता है कि मिल जाएगा। लेकिन बिहार में कम होगा, यूपी में भी 2-4-5 सीटें कम हो सकती हैं, गुजरात में तो होगा नहीं। हाँ। साउथ में कहाँ ये बढ़ाएंगे मुझे नहीं लग रहा है। वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं 2-4 बढ़ा सकते हैं, या नहीं भी बढ़ सकता है। राजस्थान में कम हो सकती है, एक दो कम हो सकती है। तो वही ना, गुजरात में भी एकाध तो हो सकती है अभी जो चुनाव हुए उसके बाद। तो सरकार तो बन ही जाएगी। हाँ, सरकार तो बन जाएगी। 400 पार का। कांग्रेस एक्टिव है क्या, या फिर उन्होंने पूरा तेजस्वी यादव पे डाल दिया है कि आप ही लड़ लीजिए चुनाव? कांग्रेस को तो ये लोग मजबूत होने ही नहीं देंगे। कांग्रेस को उतना ही खिलाएंगे पिलाएंगे कि ठीक ठाक तंदुरुस्त रहे, क्योंकि यहाँ पे बड़े भैया तेजस्वी यादव है। बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, यहाँ पर तेजस्वी है। कैसे मजबूत होंगे? तो फिर इन पर खतरा हो जाएगा। वोट बैंक तो एक ही है ना। हाँ, एक कांग्रेस के पहले जो अपर कास्ट वोटर होते थे, दे हैव शिफ्टेड टू भाजपा। और यहाँ पे जातियों का जातिवाद मतलब होता है, कैसे वोटिंग होती है? क्योंकि उसी पे सारा चुनाव रहता है, ऐसा सुना है हमने। नहीं, जाति पर ही चुनाव होता है। कभी कभार जो है, मान लीजिए मोदी का वेव आया तो हो गया, या 89 में करप्शन के खिलाफ बीपीसी की लहर, या 77 में जेपी मूवमेंट हुआ, तो कभी कभार, या 84 में आपको जो है सिंपैथी वाला था, सिंपैथी वाला जो श्रीमती गांधी का हुआ था, तो राजीव गांधी। फिर लेकिन कास्ट जो है ना, अब जैसे मुसलमान और यादव हैं, वो एकदम जो है अटैच है लालटेन के साथ। लेकिन उनको एडिशनल वोट चाहिए। आप केवल हाँ, चूंकि वो दोनों मिला करके लगभग 32% होते हैं। तो लालटेन पार्टी जो है, राजद जो है, वो 32% से टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ कर रही है ना। लेकिन उतने में आप तो जीत नहीं पाते, विरोधी को हरा नहीं पाते। तो उनको एडिशनल कहा, जिसको उन्होंने बाप कहा कि माई हमारे साथ है, MY, तो बाप में माने अदर कास्ट जो है। अच्छा। तो उसमें अभी कोयरी कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, दे आर एंग्री विद द बीजेपी, बिकॉज उनके समाज के उनका समाज का एक भी कोई कैंडिडेट नहीं बना है। अच्छा। सहयोगी पार्टी जिसे जेडीयू ने 3 दिया है, एक दिया वाल्मीकि नगर में, एक दिया सिवान में, और एक दिया पूर्णिया में, और एक सहयोगी दल जो उपेंद्र कुशवाहा है, वो काराकाट से लड़े। तो 4 है उन्हें। लेकिन इधर जो है, इस साइड में इन लोगों ने लगभग 10 दे दिया। और ओबीसी में जो है, जाति आधारित गणना के बाद जो है, यादव के बाद वही है, कुशवाहा है, लगभग 5% के आसपास। तो वो हो गए। फिर मल्लाह समाज के जो जाति, जो 2.6% है, तो वो भी जो है शिफ्ट कर गए हैं इनके साथ। तो मतलब 40% के आसपास हो गया इनके पास, अगर सब साथ में आते हैं। सब मिला दीजिए तो लगभग 40% के पास। लेकिन तब है कि मैं कहा ना फिर कि मोदी का, अब जैसे एक BLO हमको भेजा व्हाट्सएप पर कि सर, मैं पर्ची बांटने के लिए गया था मुजफ्फरपुर कंस्टिट्यूएंसी में, पर्ची बांटता है BLO के काम में, पर्ची बांटता है दलित बस्ती में। तो लोग बातचीत कर रहा था कि मलाह जात के हम लोग हैं, लेकिन अगर वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दिए तो हम लोग का राशन बंद हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग? मुफ्त में जो राशन मिलता है, या किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, उनके अकाउंट में मिलता है। आवास जो बना है 4 करोड़ लोगों का, गरीबों का, या फिर जो इन्होंने, ये भी बुजुर्ग जो हैं बात करते हैं, हालांकि ये भी उनका एक अमेंडमेंट उसमें है कि 65 का किए होते तो और बढ़िया रहता, 60 वर्ष का किए होते, 70 वर्ष जिसका पूरा होगा उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। पहले तो BPL को मिलता था, अब तो जनरल को मिलेगा। तो वो ये बताने कि फिर भी कहते हैं कि बढ़िया है।
तो ये सारी योजनाएं बहुत नल से जल पहुंचा क्या बिहार में? हर घर पे नल से जल वाली जो योजना हाँ, वो तो वो है। अच्छा, वो है। पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता यहाँ पे? ना, यहाँ वैसे शॉर्टेज पानी का अब मई जून में हो जाता है, पानी का लेयर नीचे चला जाता है, लेकिन नल जल योजना आ जाने के बाद जो है ये समस्या का ऑलमोस्ट समाधान है। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ था उसके बाद गंगा में कुछ हुआ बदलाव? कुछ नहीं हुआ अभी, वो तो अधूरा है सब। अच्छा, वो तो बहुत पहले शुरू हुआ था। हाँ, पहले कार्यकाल में। हाँ, अधूरा है, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो बिहार वो करता है, मैं अगर एक जनरल पूरा समझ पाई तो, कि जाति सबसे पहले देखता है, उसके बाद रोजगार उनके लिए मुद्दा है, तो सामने राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी स्कीम भी है। तो अभी बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जो बीच में खड़े हैं, आखिर में जाकर डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। सही समझा मैंने कंपैरेटिवली? बिल्कुल सही समझा। और एक ये है कि तेजस्वी यादव भरोसा दे रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा है कि अगर हमारे पिताजी और माताजी के कार्यकाल में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। हुआ तो है। तो एक जो वोटर हैं जो दोनों देखे हैं, अभी एक देख रहे हैं नीतीश का कार्यकाल, अब देखे हैं, अभी भी वो डरते हैं कि फिर पुराना जो है कहीं लौट ना आ जाए। जैसे मैं देख रही थी इंटरव्यू, कोई जैसे अनंत सिंह है, उनका उनके सामने कोई कैंडिडेट है, इन सबका इंटरव्यू हो रहा था, तो ऐसे बता दें कि कोई 17 साल से जेल में है, कोई 10 साल जेल में रहकर आया है, कोई 5 साल में, तो ऐसे कैंडिडेट्स लोग पसंद करते हैं क्या? ऐसे ही लोग अपने समाज और जात के हीरो होते हैं, नेता होते हैं। वो समाज, जो भी समाज है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, या यादव हो, कुर्मी हो, कोई हो, वैसे ये बाहुबली जो होते हैं, ये रॉबिन हुड का इमेज इनका हो गया है। हालांकि होते मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी है। प्रशासन जो काम नहीं, मान लीजिए कि रामविलास पासवान से हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आप कहते हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, आप सूरजभान सिंह को ला दिए, आप राजन तिवारी को ला दिए, ये सब बाहुबली थे जिन पर सेवरल केसेस अगेंस्ट देम। तो उनका जवाब था कि आप क्या चाहते हैं कि शेर के सामने हम बकरी को ला दें? उनको वो शेर समझते हैं। और मैं कहा ना कि समाज में उनकी उतनी इज्जत भी होती है, खूब इज्जत होती है। वो आप कोई काम नहीं करा पाएगा आपको। आप जाइए वीडियो के यहाँ, किसी से पैरवी करा दीजिए कलेक्टर के यहाँ, तो वो काम नहीं होगा। अगर वो एक फोन कर देगा तो हो जाएगा। अच्छा, डर से। और करप्शन होता है यहाँ पे, परसेंटेज वाला सिस्टम चलता है? वो कहाँ नहीं चलता है, सब जगह चलता है, पर मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ, जितना सब जगह चलता उतना अभी बहुत ज्यादा है। ओके। करप्शन पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं हो पाया, इस कार्यकाल में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, माने करप्शन बहुत बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री यहाँ हाजीपुर में चिराग पासवान को लेकर जो बता रहे थे कि उनको बहुत पसंद है, उनके बेटे हैं इसलिए पसंद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या चिराग पासवान की उतनी जगह है लोगों के दिल में जितनी रामविलास पासवान की हुआ करती थी? ना, वैसे नहीं, ये उस तरह के नेता नहीं है। रामविलास पासवान दूसरे तरह के नेता थे, वो नेता थे। ये विरासत में मतलब आ गए हैं, इसलिए अपना MP हो जाए, MLA हो जाए, लेकिन रामविलास पासवान ही कहाँ बने। तो मतलब यहाँ युवाओं के चेहरे में सिर्फ तेजस्वी यादव है जो बहुत ज्यादा नंबर वन है। ओके। ये तो भाजपा के भी जो मीटिंग होती है, अब भाजपा वाले लोग कहते हैं कि अकेले एक लड़का जो है अभी तक एक हेलीकॉप्टर से लगभग 130-135 सभाएं कर चुका है। मतलब मेहनती लड़का है बिहार का। क्योंकि उसके पास पॉलिटिक्स करने के लिए लगभग 40 साल आगे है ना, 34 साल का है। हाँ, तो उनको पता है कि आज या नहीं अगले साल या कभी भी और हाँ, शालीन तरीके से बात करना, किसी के खिलाफ वैसे भाषा, माने एसिड टंग नहीं है। वो बहुत अच्छा तब बोले थे जब वो नीतीश कुमार सामने चले गए और विधानसभा में जब बोलना था वो बहुत अच्छा बोले थे, पूरे देश ने सुना था। सही अभी भी नीतीश कुमार भाषण में कहते हैं कि क्या बच्चा पैदा करता है इसका बाप, 9 बच्चा पैदा कर दिया, यही करता है सब। अब सोचिए कि इस तरह का भाषण बोला, इस भाषण में कहा जाता है।
ये सब आप बताइए कि आपने क्या किया। हाँ, हिसाब दीजिए आप। इतने हाँ, सुशासन बाबू कहते थे आपको लोग। कौन कितना बच्चा पैदा करता है इससे क्या मतलब है। उसने जब जवाब दिया कि योगी जी भी 7 भाई हैं, 6 भाई हैं, सुभाष चंद्र बोस 8 भाई, पूरा वो बता दिया, अखबार में छपा भी। इसके बावजूद भी वो कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं की भाषा में वो जवाब नहीं देता है। इसलिए और भी ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये लड़का का जवाब है। थैंक यू सो मच सर।